हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको व्यंजन के भेद पढ़ा रही हूँ। वर्ण विचार चैप्टर के अंतर्गत व्यंजन के भेद पढ़ा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको मुख्य भेद बताए थे, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के भेद मैंने बताए थे जिनको बहुत ज़्यादा तमाम प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है, आपको जानना चाहिए। सामान्य हिंदी का पेपर अगर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे, समझेंगे और समझ के याद करेंगे तो संभवतः आपको जल्दी याद होगा। अब बारी आती है कि उसके अन्य आधार, तो स्वर तंत्र के आधार पर और श्वास वायु यानी प्राणवायु के आधार पर जो व्यंजन के भेद होते हैं मैं वो आपको बताऊंगी। तो वर्ण व्यंजन के चल नहीं रहा है, पता नहीं कभी कभी मार्कर को क्या हो जाता है। व्यंजन वर्णों के भेद के मुख्य दो आधार और हैं। पहला है स्वर तंत्र के आधार पर, और दूसरा है प्राणवायु कहिए या प्राण तंत्र के आधार पर, प्राण तंत्र के आधार पर। तो अब क्या होता है, स्वर यंत्र यानी बोलते समय जो स्वर यंत्र होता है, जो हमारे गले में बोलने के लिए जो यंत्र तंत्र लगे हुए हैं, जो चीज़ें लगाई गई हैं भगवान की ओर से बोलने की शक्ति देती है, जो उनमें जो स्वरतंत्र होते हैं उनका भी वर्णों को निकालने में बहुत सहयोग होता है। और उनके कंपन से उनको बहुत बार देखिए बच्चों को क्या होता है, बोलने की परेशानी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उनके मुंह के अलग अलग भागों की एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उनमें वो प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया आ जाए, जिसके कारण उनके बोलने की जो अवरुद्ध है या डिले स्पीच चल रहा है, बोलने का जो तरीका है वो देर से शुरू हुआ है, जल्दी बोल नहीं पाते, कठिन वर्णों को, द्वैत वर्णों को, तमाम व्यंजन ऐसे हैं जिसको बोलने में उन्हें कठिनाई होती है, तो उन सब चीज़ का ध्यान उन्हें रख करके करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी होगी। तो इसी तरीके से स्वर तंत्र के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। स्वर तंत्र के आधार पर अघोष ध्वनियां और सघोष ध्वनियां। ध्वनियां या वर्ण आप कुछ भी कह सकते हैं, ध्वनियां कहिए या वर्ण कहिए, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण दोनों कह सकते हैं, ध्वनियां कहिए या वर्ण कहिए। और प्राण तंत्र के आधार पर इसके दो भेद हो जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये उसकी मुख्य रूप से आधार हो गए कि आप चार्ट की तरह सीखेंगे तो जल्दी आपको आ जाएगा। तो अघोष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि अघोष ध्वनियां स्वर तंत्र के आधार पर, पहला स्वर तंत्र के आधार पर, पहला अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि कहिए या अघोष वर्ण कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। ऐसे व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिसमें स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता,
वो अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनियां या वर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा यही है कि जिनमें स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता उन्हें हम अघोष ध्वनियां कहते हैं। तो हर वर्ग की पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, सब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। अगर आपको याद करना है तो लिखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे मैं लिख के दिखा रही हूं कि क वर्ग है तो क वर्ग का क और ख आपका अघोष है। च वर्ग का च और छ अघोष है। फिर ट वर्ग का ट और ठ अघोष है। फिर त वर्ग का त और थ अघोष है। प वर्ग का प और फ अघोष है। तो आप बस ऐसे याद करिए कि पहली और दूसरी ध्वनि जो है वो अघोष होती है। और स ख श तीनों ही जो होता है ये अघोष होता है। इसके अतिरिक्त स ख स जो होता है अघोष ध्वनियां है, अघोष ध्वनियां हैं। बस आपको ऐसे याद करना है। इसको आसान तरीका है कि हर वर्ग का बस पहला दूसरा याद कर लीजिए और उसके साथ स ख स तीनों जोड़ दे। तीनों प्रकार के स जो होते हैं उनको जोड़ दीजिए। तीनों प्रकार के स को इसमें जोड़ दीजिए। सारी अघोष ध्वनियां हैं। इसके अतिरिक्त जो बची हैं वो सघोष ध्वनियां हैं। इसका ठीक उल्टा होता है सघोष ध्वनि में। सघोष ध्वनि में क्या होता है, इसमें कंपन नहीं होता, सघोष ध्वनियों में कंपन होता है। तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको रब करने चल रही हूं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या है, सघोष ध्वनियों की बात। अब उसमें कंपन नहीं होता है और सघोष ध्वनियों में स्वर तंत्रों में कंपन होता है। सघोष सघोष ध्वनियों सघोष ध्वनियों
के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। अब पहला दूसरा मैंने उसमें लिख दिया था, तो क ख जैसे लिख दूं यहाँ पर, जैसे पहला दूसरा उसमें लिखा था तो क ख को छोड़ दीजिए, ग घ अंगा। अब इसमें लिखिए ग घ और अंगा। अब च छ उसमें लिखा था तो ज छ और इया। ट ठ उसमें लिखा था ड ढ अड़ा। त थ उसमें लिखा था द ध न। प फ उसमें लिखा था प भ म। तो आपको ऐसे याद करने में अच्छे से याद होगा कि पहला दूसरा जो है अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा जो है वो सघोष है। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा। और इसके बाद य र ल व और ह आपका अघोष होता है। तो बचे हुए इतने ही वर्ण थे जो अंतः सूक्ष्म वर्ण थे। तो स ख स उसमें चला गया, य र ल व ह इसमें आ गया, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा उर्दू ध्वनियाँ जो होती हैं, उर्दू ज फ विदेशी जो होती है वो भी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। उर्दू की ज फ भी सघोष ध्वनियाँ मानी जाती है। तो ऐसे आप याद करिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये होगा आपका स्वर तंत्र के आधार पर जो ध्वनि व्यंजन ध्वनियों का भेद है वो है आपका सघोष ध्वनियाँ और अघोष ध्वनियाँ। अब श्वास वायु प्राण वायु के आधार पर यदि देखा जाए तो दो ध्वनियाँ, इसके दो भेद और हो जाते हैं, अल प्राण और महाप्राण। लेकिन संभवतः हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको यही समाप्त कर दूंगी। अल प्राण और महाप्राण के लिए मुझे अगले वीडियो में जाना पड़ेगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो खाली चलिए मैं वहीं से पढ़ाऊंगी, इसको यहीं समाप्त कर देती हूँ। और फिर उसके बाद अयोगवाह भी समझा दूंगी, जो कि मैं अनुस्वार और अनुनासिक में समझा चुकी हूँ। लेकिन चूंकि वर्ण पढ़ा रही हूँ तो उसमें मुझे अयोगवाह भी साथ में बताना होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों से अयोगवाह पूछा, अयोगवाह वर्णों को लिखिए, अयोगवाह वर्ण नहीं पता होगा तो कोई कैसे लिखेगा। तो मैं उसको भी साथ में ही पढ़ाऊँगी, आपका रिवीजन हो जाए या ये समझा जाए कि आपको आता है और मैं पुनः उसको समझा रही हूँ। आता होगा तो और अच्छा आ जाएगा, नहीं आता होगा तो सीख जाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ स्वर तंत्र के आधार पर दो ध्वनियों, उसके व्यंजन ध्वनियों के दो भेद बताए, सघोष ध्वनियाँ और अघोष ध्वनियाँ, वो मैंने आपको लिख के बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक नीरस लगता है, लोगों को नीरस लगता है ये क ख ग म च ये क्या पढ़ना है। तो लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत वैज्ञानिक चीज़ है, क्योंकि हिंदी लिपि ही बहुत वैज्ञानिक है। जैसा बोलना वैसा लिखना, कहाँ से किसका उच्चारण होता है, कैसा लिखा जाता है, ये सब जानने के लिए वर्ण विचार के पूरे चैप्टर को जानना बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और साथ ही साथ आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।